नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CCIE स्टैंड फॉर। तो CCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपने DGFT तो सुना ही होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो DGFT का पहले जो है नाम जो था वो CCI था। CCI का फुल फॉर्म होता है चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए। तो जो DGFT है, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, इसको हम पहले चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से जानते थे, जो कि ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उनको जो है एडमिनिस्टर करने के लिए ये जो CCIE है, CCIE यही बनाई गई थी, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया और जोन वेयर द इकोनॉमिक लॉज आर मोर लिबरल एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड। तो यानी कि एक ऐसा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया या फिर जोन जहाँ पे जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो ज़्यादा लिबरल होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, EOU, SEZ, AEZ या फिर FTZ। तो हमने पहले भी शायद इसको डिस्कस कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे जो है अलग अलग जोन एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जो है डिवाइड कर रखा है, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने वाले हैं वो आसानी से अपना जो है बिजनेस वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें से एक आता है SEZ, जहाँ पर जो इकोनॉमिक लॉज हैं, जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया में जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो SEZ में अगर जो ऑपरेट कर रहे होंगे उनके ऊपर वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, फिर लिबरल होते हैं, यानी कि या तो लॉज नहीं लगेंगे या फिर उसमें कुछ ना कुछ उनको छूट दी जाती है। क्लियर। तो EOU क्या होता है, देखिए EO यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आर यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वो यूनिट है जहां पे उनका पूरा प्रोडक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। EOU कैन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, रिपेयर, रीमेकिंग, रिकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग, इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स। तो EOU जो है ये इतने सारी चीज़ों में प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसको जो है 100% इनको पूरा एक्सपोर्ट ही करना होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें बनाएंगे और पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करेंगे, ये नहीं कि इंडिया में ही बेच ले, इंडिया में है और इंडिया में ही सेल कर ले बनाकर, ऐसा नहीं, इनको पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करना होता है। EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। वहीं पे जो AEZ है वो एग्री एक्सपोर्ट जोन कहलाता है। तो इज ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन इन अ कंट्री demarcated for setting up agriculture based processing industries mainly for export। ये भी क्या है, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए जो है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जो है ये जोन क्रिएट किया गया है। तो AEZ। वहीं पे तीसरा है FTZ यानी कि फ्री ट्रेड जोन। तो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां पर गुड्स जो है वो इंपोर्ट करके आप उसको स्टोर करिए, उसको हैंडल करिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा से यूज़ लाइए, रिकन्फिगर करिए और उसको फिर से री एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो इसके लिए जो है FTZ बनाया गया है, जहाँ पे जो जनरली जो है कस्टम ड्यूटी वहाँ पे जो है नहीं एप्लीकेबल होता है, कस्टम रेगुलेशंस में वहाँ पे जो है आपको जो है छूट मिल जाती है। तो FTZ फ्री ट्रेड जोन होता है। क्लियर। तो ये अलग अलग टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, आपको समझना होगा। SEZ हो गया, EPZ हो गया, और जो है आपने FTZ देखा, AEZ देखा। तो SEZ और EPZ इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनके ऊपर हमने डिटेल में पूरा लेक्चर ले रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो SEZ, उसमें कौन कौन से SEZ हैं, 8 SEZ हैं, जिनको पहले EPZ थे उनको बदल कर जो है SEZ कर दिया गया। तो वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि वहाँ से MCQs बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव टू न्यूट्रलाइज द इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट कंटेंट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, उसके बदले आप जो है कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट में जो कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट करने पर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि वहाँ पे आपको छूट देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम कौन सा है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट या फिर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो DEP जिसको कहते हैं, DEPB। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। ये क्या है, DEPB is an entitlement given to the exporter for importing duty free goods in proportion to their export earning। यानी कि एक्सपोर्ट अर्निंग के प्रोपोर्शन में उनको ड्यूटी फ्री गुड्स इंपोर्ट करने के लिए जो है इंटाइटलमेंट दिया जाता है, उसको कहते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। दिस लाइसेंस इज सेलेबल एंड ट्रांसफरेबल, यानी कि ये जो है आप इस लाइसेंस को सेल भी कर सकते हो, इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉन एज। तो कौन सा वो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट है जहाँ पर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन होता है पूरे गुड्स का, वेट लिस्ट का, पैकिंग लिस्ट का, कॉमर्शियल इनवॉइस का या फिर सर्टिफिकेट ऑरिजिन का। तो देखिए यहाँ पे आपको दो टर्म नए मिलेंगे, कॉमर्शियल इनवॉइस और सर्टिफिकेट ऑरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का मतलब कि ये होता है कि वो किस देश में बना है, मैन्युफैक्चर किस देश में हुआ है। अगर इंडिया में हुआ तो वो मेड इन इंडिया लिखा रहेगा, किसी दूसरे कंट्री में लिखा है, वो किसी दूसरे कंट्री में वो प्रोडक्ट बना है तो उस कंट्री का जो है वहाँ पे नाम रहेगा। तो सर्टिफिकेट ऑरिजिन यानी कि कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कॉमर्शियल इनवॉइस। यहाँ पे पूछा है कि प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का, कहाँ बना है इसकी बात नहीं हो रही है। प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी कि कितना अमाउंट, कितना प्राइस, क्या क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स के बारे में, तो उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल इनवॉइस कहते हैं। तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ना डिफरेंट टाइप ऑफ जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप तो बिल ऑफ लेडिंग, कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस, एक्सपोर्ट ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट। वहीं पे इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री, कार्गो रिलीज ऑर्डर, बिल ऑफ लेडिंग, फॉर्म A1, पैकिंग लिस्ट, कॉमर्शियल इनवॉइस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको बड़ा कर रखा है, तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको आप जो है यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। इन सब पे जो है हमने MCQs भी प्रैक्टिस कर लिए हैं कई सारे टॉपिक पे, और कुछ जो नहीं है उसको आप जो है ज़रूर पढ़ लें ध्यान से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ ए कॉमर्शियल इनवॉइस इशूड बाई। तो जो कॉमर्शियल इनवॉइस होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, एक्सपोर्टर बैंक, इंपोर्टर या फिर इंपोर्टर बैंक के द्वारा। तो जो कॉमर्शियल इनवॉइस है वो इशू किया जाता है एक्सपोर्टर द्वारा। सर्व्स एज अ लीगल एविडेंस ऑफ अ सेल ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो जो कॉमर्शियल इनवॉइस होता है वो एक लीगल एविडेंस के रूप में काम करता है कि एक बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर क्लियरेंस पर्पज विथ रिगार्ड टू कस्टम एंड हेल्प इन द डिटर्मिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेएबल। तो ये क्लियरेंस पर्पज में जो है यूज़ किया जाता है, और जो है इसके बेसिस पे कितना ड्यूटी देना है, कितना टैक्स पेएबल होगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो कॉमर्शियल इनवॉइस ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन दी एक्सपोर्ट। तो ये जो कॉमर्शियल इनवॉइस है वो एक्सपोर्टर द्वारा इशू किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो LC जो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, वो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी इट इशूड बाय अ बैंक, ऑप्शन सी एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्टर, या फिर ऑप्शन डी द बैंक एग्रीज टू ऑनर अ ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन द इम्पोर्टर। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्टर से कुछ सामान मंगवाया। क्लियर। तो इम्पोर्टर क्या करता है कि वो अभी पैसे ना दे के वो बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर जो है वो एक्सपोर्टर को दे देता है। तो एक्सपोर्टर को जब भी पेमेंट करना होगा तो इम्पोर्टर से बोलेगा, इम्पोर्टर नहीं पे कर पाएगा तो लेटर ऑफ क्रेडिट जिस बैंक ने इशू किया उस बैंक से पैसे ले सकता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो एक डॉक्यूमेंट होता है, सही है। इशूड बाय बैंक, बैंक द्वारा इशू किया जाता है, सही है। द बैंक एग्रीज टू ऑनर अ ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन द इम्पोर्टर, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर के रिक्वेस्ट पे नहीं होता बल्कि इंपोर्टर के रिक्वेस्ट पे बैंक जो है वो इशू करती है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत है, नॉट ट्रू पूछा गया, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टेटस कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे हमने MCQ नहीं बनाया है, यहाँ पे आप उसको याद कर लीजिएगा कि जो स्टेटस कैटेगरी होता है यानी कि अगर कोई एक्सपोर्ट कंपनी है वो $3 मिलियन US में जो है उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है उसे। वहीं पे अगर $25 मिलियन है तो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है। $100 मिलियन है तो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, $500 मिलियन है तो 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, वहीं पे 2000 से ज़्यादा है तो 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस उसको कहा जाता है। तो ये आपके यूनिट 3 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस से कहते हैं, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस किसे कहते हैं, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस किसे कहते हैं। तो यही है यहाँ पे। अब जो है इस कैटेगरी में जो है यहाँ पे उसको डिवाइड किया जाता है उनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। $3 मिलियन तो 1 स्टार, $25 मिलियन या ज़्यादा तो 2 स्टार, 100 से ज़्यादा तो 3 स्टार, 500 से ज़्यादा तो 4 स्टार, 2000 से ज़्यादा तो 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस उसको कहा जाता है। तो पहले क्या था यहाँ पे, पहले एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता था तो उसको हम 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं। अब स्टार एक्सपोर्ट हाउस को अब जो है 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है। ट्रेडिंग हाउस को
3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है, स्टार ट्रेडिंग हाउस को 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है और प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस जिसको हम सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस कहते हैं उसको हम 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं। क्लियर? तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना होगा, इससे अगर रिलेटेड एमसीक्यू आता है तो आप जो है वहाँ पे आसानी से आंसर को टिक कर पाएंगे। द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज कम अंडर। तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो किस एक्ट के अंदर आता है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1942, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1946 या फिर 1948। तो देखिए एक्साइज का मतलब क्या हो गया कि एक टैक्स जो कि सर्टेन गुड्स और कमोडिटीज़ जो कि प्रोड्यूस और सोल्ड होती है किसी कंट्री में, उस पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइज कहते हैं। तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत जो है वो आता है, यानी कि कौन से गुड्स पे कितना टैक्स लगना है, कैसे कलेक्शन होना है, वो सारी चीज़ें सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में बताई गई हैं। क्लियर? द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्यूटी एज वेल एज द आइटम्स ऑन विच ड्यूटीज आर लिवाइड आर दोज which are indicated in the dash and the schedule therein। तो आपको बताना है कि रेट और अमाउंट ऑफ ड्यूटी कि किस आइटम पे कौन सा रेट लगना है, कौन सा अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगना है, और वो सारे जो है आइटम भी इंडिकेटेड हैं किस में? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में, कस्टम टैरिफ 1975 में, फिर कस्टम एक्ट 1975 में। तो वो जो है मेंशन है, ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में। तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में टैरिफ्स के बारे में बताएगा कि कौन से आइटम पे कितना रेट, कितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द बेसिक कंडीशन फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी इज दैट। तो जो बेसिक कंडीशन है कि कस्टम ड्यूटी जो है उस पर लगाया जाए वो क्या है? देयर मस्ट बी import or export of cattle, there must be import or export of goods, there must be import or export of goods or cattle or both, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कब कस्टम ड्यूटी जो है एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कैटल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे जो है कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई गुड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। तो ऑप्शन बी, देयर मस्ट बी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कस्टम ड्यूटी रिफर्स टू द टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जब भी कोई गुड्स जो है वो इंपोर्ट किया जाता है या फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर जो है कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, एक तरीके का टैक्स लगाया जाता है। क्लियर? तो इट इज़ द टैक्स दैट इज़ लिवाइड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और यहाँ पे जो है अलग अलग परसेंटेज पे जो है आपको जो यहाँ पे देना पड़ता है, जैसे कि 5%, 15%, 25%, 35%, इस तरीके से जो है अलग अलग आइटम पे जो है रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है? इससे रेवेन्यू अर्न करती है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड भी करती है। भाई कस्टम ड्यूटी लगा दोगे तो आसानी से धड़ल्ले से आप जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करने लगोगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो भी सेफगार्ड रहेंगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ रेट हैं जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं जो कि रिवाइज्ड भी हुए थे। तो फुटवियर है, तो जैसे फुटवियर में जो एग्जिस्टिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट था वो 25 था, अभी जो नया रेट हो गया वो 35% हो गया। फर्नीचर पे 20 था, 25 हो गया। टॉयज़ पे 20 था, 60 हो गया है। इसी तरह से कंप्लीटली बिल्ट यूनिट ऑफ ई व्हीकल तो 25 था, अब 40 हो गया। एसकेडी फॉर्म ऑफ ई पैसेंजर व्हीकल 15 था, अब 30 हो गया। एसकेडी यानी कि सेमी नॉक्ड डाउन, यानी कि जो पार्ट में जो है बेचे जाते हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होता, पार्ट्स में होते हैं, तो उसके लिए पहले 15 था, अब 30 हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग आइटम पे अलग अलग जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो ये आपको जो है आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीजेड इंक्लूड। तो ईपीजेड का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड ए कंट्री विद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बाय प्रोमोटिंग नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, या फिर ऑप्शन बी टू क्रिएट जॉब्स एंड जनरेट इनकम, या फिर ऑप्शन सी ओनली है, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ईपीजेड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बट ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो यहाँ पे क्या है? पहली चीज़ तो ये प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट को। दूसरा क्या है कि भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए तो वहाँ पे जॉब्स भी जनरेट होगा और इनकम भी जनरेट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईपीजेड में पहले 8 ईपीजेड थे जिनको अब जो है बदलकर एसईजेड कर दिया गया है। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन कौन से थे? सबसे पहला जो फर्स्ट ईपीजेड या फिर एसईजेड था, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पहला ईपीजेड या फिर एसईजेड कौन सा है। तो सबसे पहला कांडला एंड सूरत में गुजरात में था, उसके बाद सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में था, कोचीन केरला, फिर चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, फायल्ता वेस्ट बंगाल में, नोएडा यूपी। ये है 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे जिनको अब बदलकर एसईजेड कर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया है। क्लियर? पहले ईपीजेड था, अभी एसईजेड के नाम से इनको आप जानते हैं।
अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ROSCTL स्कीम स्टार्टेड ऑन, तो ROSCTL स्कीम कब स्टार्ट हुआ? तो देखिए ये है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइस। तो ROSCTL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइस स्कीम। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये 7 मार्च 2019 को स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2020 तक के लिए। तो ये क्या है, एक तरीके का एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है। क्लियर? फॉर दोज हु एक्सपोर्ट एप्रल्स एंड मेडल्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि गारमेंट से रिलेटेड या फिर एप्रल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करते थे उनके लिए जो है ये ROSCTL स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइसेस स्कीम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी इज कलेक्टेड फ्रॉम द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स बट इट्स इंसिडेंस इज एक्चुअली बॉर्न बाय दी। तो यानी कि कस्टम ड्यूटी तो कलेक्ट किया जाता है एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर से, लेकिन एक्चुअली जो है वो किस पे आता है, यानी कि किस पे वो बर्न जो टैक्स बर्डन है वो आता है? तो एक्सपोर्टर पे, इंपोर्टर पे, कंज्यूमर पे, गवर्नमेंट पे। तो आपको भी आंसर इसका पता होना चाहिए कि जो एक्चुअली में टैक्स का बर्डन आता है वो आता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर ही अल्टीमेटली जो है वो टैक्स को पे करता है, क्योंकि भाई टैक्स आपने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगा तो आप क्या करोगे, उसको जो है उस अमाउंट को आप जो है प्राइस में ऐड ऑन कर देते हो। तो फाइनली कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात कर लें कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बारे में जो कि इंडिया में एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है SEIS यानी कि सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो अंडर दिस एक्सपोर्ट स्कीम एन इंसेंटिव ऑफ 3 to 7% ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इज प्रोवाइडेड टू सर्विस एक्सपोर्टर, यानी कि ऐसे एक्सपोर्टर जो कि सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको 3 से 7% का नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जो है इंसेंटिव दिया जाता है। द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एन एक्सपोर्टर इज टू हैव एन एक्टिव IEC विथ मिनिमम नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वर्थ $15,000, यानी कि इंडियन रुपए में 11 लाख अप्रॉक्स के आसपास उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए, तभी उनको जो है इस स्कीम के तहत फ़ायदा मिलेगा। तो IEC जो हमने पहले बात कर लिया, तो IEC क्या होता है? 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 डिजिट का कोड होता है, 10 डिजिट का, वो आपके पास होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और $15,000 यानी कि तकरीबन 11 लाख अप्रॉक्स जो है आपके जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो होनी चाहिए, तभी वो भी नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए, तब जो है आपको ये स्कीम के तहत बेनिफिट आपको मिलेगा कि 3 से 7% का जो है आपको वहाँ पे इंसेंटिव मिल जाता है। सेकेंड जो इंसेंटिव है दैट इज RODTEP यानी रिबेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। तो ये क्या है? ये पहले MEIS था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो धीरे धीरे इसको हटाकर RODTEP कर दिया गया है। द RODTEP स्कीम ऑफर्स रिफंड ऑन ऑल हिडन एंड अदर टैक्सेस दैट वेर नॉट रिफंडेड इन एनी अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, यानी कि अगर कोई हिडन या टैक्सेस अदर टैक्सेस थे जो आपसे ले लिए गए थे और उसको जो है किसी दूसरे एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम से आपको वापस नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप जो है वो वापस कर सकते हैं। दिस कैन बी सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल यूज्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लीगल पेपर वर्क। तो जो भी आपके हिडन या फिर अदर टैक्सेस थे, अगर किसी दूसरे एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम से वापस नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे RODTEP में उसको जो है वापस करवा सकते हैं। तो ये इंसेंटिव स्कीम्स है किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज EPCG यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपको जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाना है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाते हो तो आप 0% कस्टम ड्यूटी पर जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं जीरो ड्यूटी, EPCG भी कहते हैं। क्लियर? तो EPCG के अंदर क्या है कि अंडर दिस स्कीम कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड एट 0% कस्टम ड्यूटी, यानी कि आपको जो है प्रोडक्ट बनाना है और चाहे वो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन के टाइम पे रॉ मटेरियल चाहिए, फिर प्रोडक्शन के बाद कुछ आपको जो है चाहिए और वो जो है आप इंपोर्ट करना है, तो 0% कस्टम ड्यूटी से आप इंपोर्ट करवा सकते हैं ताकि आप जो है उस प्रोडक्ट को बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। क्लियर?
दिस स्कीम आल्सो हेल्प रिड्यूस द सर्विस एक्सपोर्टर कैपिटल कॉस्ट। इससे क्या होता है कि कैपिटल कॉस्ट भी क्या होती है सर्विस एक्सपोर्टर की, वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज ROSCTL, तो हमने पहले डिस्कस किया रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड डिवाइसेस स्कीम। तो ये क्या है, एप्लीकेबल ऑन ऑल रेडीमेड अपरेल एंड टेक्सटाइल्स लाइक बेडशीट, क्लोथिंग, गारमेंट, कारपेट, रग्स एक्सेट्रा। तो इन सब पे जो है ये एप्लीकेबल होता है। दिस स्कीम ग्रांट्स रिफंड ऑन टैक्सेस सच एज वैट ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, कैप्टिव पावर, मंडी टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो इन सब पे जो है आपको जो है यहाँ पे रिफंड जो है वो मिल जाता है ROSCTL के अंदर। क्लियर। EPCG याद रखिएगा, EPCG से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो EPCG में क्या होता है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करना है जिसके लिए रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करवाना है, तो आप 0% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करेंगे। आपने जो भी रॉ मटेरियल मंगवाया है उसका यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने के पर्पज से आपने मंगवाया है, तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो जाएगी, 0% हो जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है AAS यानी कि एडवांस एथोराइजेशन स्कीम। तो AAS क्या होता है, AAS अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर फाइनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। यानी कि जो फाइनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाने के लिए जो है AAS स्कीम है। द प्रोविजन कवर्स फ्यूल, पैकिंग मटेरियल एंड सम वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो उसके लिए जो है ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। इट अलाउज एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल एट 0% इंपोर्ट ड्यूटी इफ दोज रॉ मटेरियल विल बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो सेम जो EPCG था सेम यहाँ पे भी AAS स्कीम में भी है। निर्विक स्कीम, तो यहाँ पे अगला है निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम में क्या है कि प्रोवाइड हाई इंश्योरेंस कवर, रिड्यूस्ड प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर एंड ए सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। तो निर्विक क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लोगों को जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। द निर्विक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज ए प्राइमरली एन इंश्योरेंस कवर गारंटी स्कीम दैट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ अप टू 90% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एज अगेंस्ट द करंट क्रेडिट गारंटी ऑफ ओनली अप टू 60% लॉस। तो यहाँ पे क्या है, 90% का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कवर अप आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो निर्विक स्कीम क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस कवर है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है EOU स्कीम यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम। द एम टू इनकरेज एक्सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग अ फ्यू वेवर एंड कंसेशन इन कॉम्प्लायंस एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि 100% एक्सपोर्ट जो है आपको यहाँ पे करना होता है, जिसके लिए आपको जो है कुछ वेवर्स, कुछ कंसेशन जो है आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफरिंग फॉर एक्सपोर्ट इट्स entire production excluding the permitted level of domestic tariff area sales for manufacture of goods including repair, remaking, reconditioning, re-engineering and rendering of services। तो यहाँ पे क्या होता है कि 100% एक्सपोर्ट आप जो है कर देते हो, तो उस वो EOE स्कीम होता है। इसके तहत आपको क्या होता है कि कुछ फी वेवर्स मिल जाते हैं, कंसेशन मिल जाते हैं कॉम्प्लायंस में और टैक्सेशन में। क्लियर। नेक्स्ट जो है GST रिफंड फॉर एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे क्या है कि एक LUT बॉन्ड स्कीम होता है जहाँ पर एक्सपोर्टर कैन एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग एनी GST बाय ऑब्टेनिंग अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड। तो अगर आपने जो एक्सपोर्टर ने LUT बॉन्ड जो है ले लिया है तो बिना GST पे किए भी वो जो है आसानी से गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। IGST रिफंड, एक्सपोर्टर कैन पे इंटीग्रेटेड GST ऑन एक्सपोर्ट एंड लेटर क्लेम द रिफंड ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट। यानी कि यहाँ पे IGST रिफंड भी वो ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, टॉपिक्स थे, MCQs थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। याद रहे कि MCQs एग्जैक्टली छप के नहीं आ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको पॉइंट्स याद करने होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।